हेलो एंड वेलकम टू मैक्स ऑफ नॉलेज। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और आप लोगों की CUET PG 2023 की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। और उसी प्रिपरेशन को और आगे बेहतर बनाने के लिए हम लोग अपनी इस सीरीज़ में वापस आए हैं। आज का ये हमारा लेक्चर 6 है और इसके पहले जो हम लोग की 5 वीडियो हो गई है इस सीरीज़ में और कई क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं प्रिपरेशन आप लोग अच्छी कर रहे हैं और इसके अलावा भी आप लोग लेक्चर से भी आप लोग टॉपिक को समझ रहे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसके पहले जो हम लोग की 5 क्लास रही हैं उसमें बड़े मज़ेदार क्वेश्चन हम लोग किए हैं। आगे और भी इसका लेवल हाई होता जाएगा। इस बार 2023 की जो सीरीज़ है इसका लेवल थोड़ा आपका अपग्रेडेड वर्जन है, थोड़ा आप कह सकते हैं लेवल हाई है। क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो गया, लेक्चर वाली भी सीरीज़ है और क्वेश्चंस वाली भी सीरीज़ है। तो अब हमारा CUET 2023 की प्रिपरेशन और बेहतर होगी और उम्मीद करता हूं कि आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और आप लोग मज़े कर रहे हैं। यानी मज़े करने का मतलब कि आप लोगों को ये टॉपिक, ये क्लासेज अच्छी लग रही हैं और अपनी प्रिपरेशन भी आपको इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। उम्मीद करता हूं जैसे 2022 वाले सीरीज में लोग सीरियस थे थोड़ा अपनी प्रिपरेशन को लेकर, उसी तरह आप लोग भी जुड़े हैं और आप लोग ज़रूर बेहतर फाइट करेंगे अपने एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और आपको बता दूं कि आज हम लोग अपनी क्लास में और आगे बढ़ेंगे जिसमें हम लोग लेक्चर 6 है। आपको बता दूं ये CUET DU 2023 के लिए भी है, DU वालों के लिए भी है और CUET जो है ये खास करके कहा जा रहा है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन चुने गए हैं और ये ज़रूर आपके एग्ज़ाम में बेहतर फाइट करने का मौका देंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना पहला क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया था कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है, हिंदी मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग लेक्चर 6 में शुरू कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि बंद बंदरगाह है? इंग्लिश वाले देख लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड हार्बर? तो इसमें से कौन सा एक भूमि बंद बंदरगाह पूछ रहा है, कौन सा है? A विशाखापट्टनम, B एन्नूर, C मुंबई, D हल्दिया। तो दोस्तों आपको बता दूं कि बंदरगाहों से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बंदरगाह आप कह सकते हैं जीके के भी सेक्शन ए में भी आ सकता है और आपका डोमेन सब्जेक्ट वाला जो है सेक्शन बी उसमें भी आ सकता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, विशाखापट्टनम, एन्नूर, मुंबई, हल्दिया। भूमि बंद अगर पूछे तो आप क्या कह दीजिएगा, विशाखापट्टनम इसका राइट ऑप्शन होगा। बता दूं एडिशनल जानकारी भी देते चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन है केवल वही रहेगा, थोड़ा आपको और एग्जाम में बेहतर फाइट करने का मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज भी देना जरूरी है, इसलिए थोड़ा मैं और इस पे परिश्रम कर दे रहा हूँ। यानी कि एन्नूर जो है ये भी आपका क्या है, भारत में तमिलनाडु में, ये कहाँ है, ये आपका तमिलनाडु में ये एन्नूर है। इसके अलावा मुंबई आप लोग जान रहे हैं महाराष्ट्र में। हल्दिया जो है आपका ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। तो ये जो प्रमुख बंदरगाह हैं, इसके अलावा भी कई बंदरगाह हैं जैसे कांडला है गुजरात में हो गया, मुर्मू गांव है, फिर आपका नहावा सेरा है और इसके अलावा फिर कोची है और पारादीप है उड़ीसा में। ये सब क्या है, आपके भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपको यहाँ ये पता चल गया है कि बंदरगाह से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप गूगल से, बुक से, कहीं से भी सर्च करके जो बंदरगाह हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपको। चलिए आगे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले आगे बढ़ें आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा कि दोस्तों जो पीछे की क्लास अगर आप छुट्टी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहाँ से जाकर आप बाकी क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। साथ में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि मैं जब भी ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तो उस क्लास में अगर कुछ ऐसी टॉपिक लगती है कि आपको ये फिगर इमेज के माध्यम से या एनिमेशंस के माध्यम से या एनिमेशन वीडियो, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से आपको ये टॉपिक समझाई जानी चाहिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल की मदद लेता हूँ। वहाँ पर वो एनिमेशंस, इमेज ये सब शेयर करता हूँ, आर्टिकल्स भी शेयर करता हूँ, जिससे आपको टॉपिक अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पर एनिमेशन समझाना इम्पॉसिबल है, यहाँ पे हो नहीं सकता, इसलिए टेलीग्राम चैनल की मदद लेना पड़ता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल वो जो है टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, फ्री चैनल है, आप उसे ज्वाइन कीजिएगा और अपने प्रिपरेशन का भरपूर फ़ायदा उठाइए और नई नई जानकारी वहाँ से लेते रहिएगा। फ्री चैनल है। आगे बता दें आपको कि इसके अलावा आप अगर इंडियन ज्योग्राफी, जैसा मैंने सिलेबस बताया था, इंडियन ज्योग्राफी से आएगा और भी कई जगहों से आएगा,
और तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए लिंक दी है। इंडियन ज्योग्राफी को और ब्रॉड में आप पढ़ना चाहते हैं, डीप में अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, अभी उसमें 14-15 क्लास हुई हैं उस सीरीज में, तो उसे जाकर आप वहाँ से पढ़िए, इंडियन ज्योग्राफी आपकी मजबूत हो सकती है। इसके अलावा 2022 वाली जो सीरीज है लेक्चर, जिसमें हज़ारों लोग जुड़े थे, वहाँ से आप जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी भी पढ़िए, बड़ी मज़ेदार क्लासेस हैं। 60+ उस पिछले साल की जो CUET की प्रिपरेशन थी उसमें 60+ क्लासेस थी, और वहाँ जाइए, आप कुछ ही दिनों में आप उसे अच्छे से कवर कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। अगर अच्छे से आप उसे पढ़ना चाहेंगे तो आपका 1 हफ्ते के अंदर ही आपका सारा वो कंप्लीट हो जाएगा। एक कहते हैं ना कंप्लीट रिवीजन होता है शॉर्ट टर्म वाला, वो वाला रिवीजन है, यानी कि आपको मजबूत कर देगा कि आपका क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज 69 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का कारण है? अम्लीय वर्षा लोग सुने होंगे, बहुत इससे क्वेश्चन पूछता है। इंग्लिश वाले देख लें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द काज ऑफ एसिड रेन? ऑप्शन है जल प्रदूषण, बी ध्वनि प्रदूषण, सी भूमि प्रदूषण, डी वायु प्रदूषण, यानी कि वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। तो आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है, ये एक तरह से अम्लीय वर्षा का कारण क्या बनता है, वायु प्रदूषण। वायु में ऐसा प्रदूषण जाके मिल जाता है जिसके वजह से अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, जब ये मुक्त होते हैं जाकर वायुमंडल में मिलते हैं, और साथ में वहाँ पर हमें पता है वायुमंडल में ऑक्सीजन है, जल है, नमी है, उसके साथ क्रिया करते हैं, और भी कई रसायनों के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, ये बहुत खतरनाक अम्ल बनाते हैं, और जब वर्षा होती है तो उन्हीं के साथ ये पड़ते हैं। इसी के साथ कहा जाता है कई ऐसी इमारतें हैं जो ऐसी मटेरियल से बनी हैं जो कि अम्ल वर्षा को नुकसान उससे पहुँचता है उसे। इसके अलावा पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनको भी क्षति पहुँचती है, किससे, एसिड रेन से। तो इसलिए एसिड रेन बहुत ही हानिकारक मानी जाती है, जो कि वायु प्रदूषण के कारण, जिसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे इसमें यौगिक क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इस वजह से यहाँ पर ये प्रदूषण देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपका ये पॉइंट क्लियर है, एयर पोल्यूशन। 70 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, पुश और पुल कारक किसके लिए जिम्मेदार हैं? पुश और पुल, ध्यान दीजिएगा, पुश और पुल वाली बात की गई है, किसके लिए जिम्मेदार है? प्रवसन, मलिन बस्ती, भूमि अवक्रमण, डी वायु प्रदूषण। इंग्लिश वाले देख लें एक बार। पुश एंड पुल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑप्शन ए माइग्रेशन, बी स्लम्स, सी लैंड डिग्रेडेशन, और फोर्थ है एयर पोल्यूशन। पुश और पुल, जो पुश है दोस्तों, पुश का मतलब क्या है और पुल का मतलब क्या है? पुश का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कुछ ऐसा कारण, किसी स्थान पर अगर हम कहें कि यहाँ पर पुश फैक्टर देखने को मिल रहा है, यानी कि पुश अगर दिख रहा है या पुल दिख रहा है, पुश का मतलब है कि यहाँ पर सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, हमें ऐसी वहाँ पर सुविधाएं देखने को मिल रही हैं, ऐसी व्यवस्था इस स्थान पर है जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है, यानी कि वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं उस व्यवस्था को देखकर वहाँ से हटने की कोशिश करूँगा, कहीं और जाकर बसने की कोशिश करूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए पुश हो जाएगा। और यदि हम कहें कि जिस स्थान पर गए, हमें कौन सा ऐसा वहाँ पे क्या व्यवस्था थी जो हमें वहाँ उसी स्थान पे जाने के लिए हमें अच्छा लगा, हम उधर अट्रैक्ट हुए, तो वो क्या हो गया, पुल फैक्टर हो गया। तो पुश और पुल, अब उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, एक बार फिर समझ लीजिएगा। पुल और पुश, पुल का मतलब है कि कोई सुविधा, अच्छी सुविधा न हो, उस स्थान पर हम छोड़कर चले जाते हैं, तो अब हम कहेंगे कि यहाँ पर ये पुल फैक्टर है, काम कर रहा है। और यदि हम कहीं जहाँ जाते हैं वहाँ की सुविधा हमें अच्छी लगी, वहाँ अच्छी सुविधाएं हैं, तब हम वहाँ पर क्या हुए, बस गए, तो वो क्या हो गया, पुश फैक्टर। तो पुल और पुश फैक्टर ये क्या हो गया, किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने या कहीं दूसरे से आकर वहाँ पर निवास करने, यानी कि बस जाए, तो वो इससे जुड़ा है, पुल और पुश। तो ऑप्शन क्या कर रहा है, पुश एंड, सॉरी एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, पुश एंड पुल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑप्शन ए माइग्रेशन, प्रवसन जिसे बोलते हैं, मलिन बस्ती यानी कि स्लम्स, लैंड डिग्रेडेशन, भूमि अवक्रमण, और वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन। तो आप बता दूं, ये प्रवसन इसका राइट ऑप्शन होगा, माइग्रेशन इसका राइट ऑप्शन होगा, कि कहीं पर पुल फैक्टर देखने को मिल रहा है, कहीं पर पुश फैक्टर देखने को मिल रहा है। तो जहां पर पुश फैक्टर देखने को मिलेगा वहां से लोग छोड़कर जाएंगे, यानी कि वहां पर सुविधा अच्छी नहीं है, और जहां पुल फैक्टर होगा, जहां सुविधाएं अच्छी होंगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, शिक्षा अच्छा होगा, और सड़कें अच्छी होंगी, और भी जो फैसिलिटी होती हैं, लोग जिसे
पसंद करते हैं वो वहाँ पर अच्छा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पुल फैक्टर हो जाएगा। तो ये किसके लिए है, कौन इसके लिए, इस पे क्या होता है, माइग्रेशन पे क्या होता है, इसका जिम्मेदार है माइग्रेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय 71 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 किस नदी पर और किन 2 स्थानों के बीच स्थित है। ध्यान दीजिएगा, किसका पूरा, जलमार्ग क्रमांक 1। तो इंग्लिश वाले देख लें, ऑन विच रिवर द बिटवीन विच 2 प्लेसेस डज द नेशनल वाटर वे नंबर 1 लाई। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया धुबरी, गंगा नदी पर हल्दिया और इलाहाबाद के बीच, वेस्ट कोस्ट कैनाल पे कोटापुरम से कोल्लम, और डी है अल्लापुजा पे चंगना सेरसी नहर। तो इसका आपका बताइए क्या होगा, इसका पूछा है ऑन विच रिवर द बिटवीन विच 2 प्लेस डज द नेशनल वाटर वे नंबर 1 लाई। तो यहाँ आपका इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गंगा, हल्दिया और इलाहाबाद। गंगा नदी पर हल्दिया और इलाहाबाद को ये जोड़ता है कौन, जलमार्ग क्रमांक 1। जलमार्ग क्रमांक 1 क्या होता है, इसे जोड़ता है, जिसे हम बोलेंगे NW1। क्या बोलेंगे, NW1। ये किसको जोड़ता है, ये आपका ये वाला हो गया, गंगा और हल्दिया। NW2 जो होता है दोस्तों, ये आपका आ जाता है, ये आपकी इसकी लंबाई पहले बता दूं आपको, 1620 किलोमीटर है। क्या है, 1620 किलोमीटर है, जो कि आपका कहाँ है, यूपी में है, बिहार में है, इसके अलावा आपका झारखंड में है, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, ये कहाँ, यहाँ से होकर जाता है। किसे किसे जोड़ता है, हल्दिया और इलाहाबाद को जोड़ता है, गंगा नदी पर है NW1, और जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो गया। हाँ, आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन विकास का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डेवलपमेंट। ऑप्शन है आकार में वृद्धि, बी आकार में एक स्थिर, सी गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव, डी गुणवत्ता में एक साधारण परिवर्तन। इंग्लिश वाले देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डेवलपमेंट। ऑप्शन है फर्स्ट एन इंक्रीज इन साइज, सेकेंड है अ कांस्टेंट इन साइज, थर्ड है अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, फोर्थ है अ सिंपल चेंज इन द क्वालिटी। तो दोस्तों आपको बता दूं, क्वालिटी में क्या हो, अगर अच्छी क्वालिटी हो तो वो हम कहते हैं कि ये विकास हुआ है, क्वालिटी अच्छी हो। लेकिन कैसी क्वालिटी, कैसा विकास होना चाहिए, सकारात्मक विकास होना चाहिए। कैसा विकास होना चाहिए, पॉजिटिव जो डेवलपमेंट होना चाहिए। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव और पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। क्वालिटी में चेंज तो हो, लेकिन कैसा क्वालिटी में चेंज हो, सकारात्मक हो, पॉजिटिव चेंजेस हो उसमें। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव और पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वृक्षारोपण फसल नहीं है। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वृक्षारोपण फसल नहीं है। इंग्लिश वाले देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आपका कॉफी, बी चाय, सी गेहूं, डी रबड़। कॉफी, टी, वीट और रबड़। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वीट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये सभी जो हैं, ये क्या, कॉफ़ी भी, चाय भी और रबड़ भी, इसका क्या किया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है। लेकिन जो गेहूं होता है वो छींट के बोया जाता है, खेतों में ऐसे फेंका जाता है, छीटा जाता है, तब उसका उत्पादन होता है। लेकिन ये बाकी जो चीज़ें हैं, इनका क्या होता है, वृक्षारोपण किया जाता है। इन्हें क्या किया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है। इस वजह से यहाँ इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी गेहूँ हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, वीट। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं कि आप ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET 2023 का, ये आपका प्रिपरेशन को बेहतर बनाएगी। तभी ऐसा होगा जब आप इसमें रिवीजन भी कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इसे रिवाइज कर रहे होंगे, नोट्स बनाइए। एक अच्छी एडिशनल जानकारी आपको दे रहा हूं कि यहाँ से आप थोड़ा इसे पढ़ते रहिए, एक बार देख लीजिएगा। अगर फिर नोट्स बनाना, नोट्स बना लीजिएगा, या आप दोबारा इसे एक बार देख के फिर रिवीजन आप करना चाहें, आप करिए। इससे ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा इसमें,
क्यों टाइम मत दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एक बार पहली बार में समझते हैं तो आपके लिए वो बेस्ट होगा, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको जो बचेगा टाइम वो आप एक्स्ट्रा अपना एफर्ट कीजिए, उसमें फोकस कीजिए, वहाँ पर और चीज़ ध्यान दीजिए। यहाँ पे मेरी कोशिश रहती है कि आपको एक ही क्लास में अच्छे समझ में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको एक बार में समझ में आ जाए, क्योंकि सबको सबकी लैंग्वेज अच्छे समझ में नहीं आती है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ईजी लैंग्वेज में समझाया जाए, एक्सप्लेन करके समझाया जाए। तो इसलिए कोशिश ये है कि आपको एक ही बार में समझ में आए। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप दूसरी बार आप ट्राई कीजिएगा, एक बार फिर से आप उसे समझिए, याद करिए, इतने में ही आपको याद हो जाना चाहिए। तो इसलिए नोट्स ज़रूर बनाइएगा, वो नोट्स आपको बहुत काम आएगा। लास्ट 10 डेज़ की मैं बात करूंगा, जब CUET का एग्ज़ाम करीब आएगा तब मैं बात करूंगा कि ये जो आप नोट्स बनाए हैं इनका क्या करना है और कैसे करना है और कहाँ से फ़ायदा उठेगा। 2022 वाली सीरीज़ में जो लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में एकदम सेम वही क्वेश्चंस आए थे। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं CUET के एग्ज़ाम के लिए। आप अगर UG वाले भी हैं तो उनके लिए भी बेस्ट है, ये PG वालों के लिए तो चली रही है ये सीरीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? मानव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो आपको बता दूं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, C कुमारी, एलन सैम्पुल, D जो है रेडजेल। Which one of the following scholar introduced the concept of human development? ऑप्शन है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, सेकंड है डॉक्टर महमूद उल हक, थर्ड है एलन सी सैम्पुल, फोर्थ है आपका रेटजेल। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर महबूब उल हक। क्या पूछा है? मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था, मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था? तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर महबूब उल हक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, ये क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं। आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। मल्चिंग किसकी विधि है? मल्चिंग किसकी विधि है? ऑप्शन ए मिट्टी का निर्माण, बी मृदा संरक्षण, सी मृदा अपरदन, डी ऊपर से सभी। तो एक बार इंग्लिश वाले देख लें क्या पूछ रहा है। मल्चिंग इज अ मेथड ऑफ, ऑप्शन है सॉइल फॉर्मेशन, बी सॉइल कंजर्वेशन, सी सॉइल इरोजन और फोर्थ है ऑल ऑफ एबव। तो मल्चिंग क्या है इसे एक बार बताते हैं। मल्चिंग दोस्तों जब किसी भी चीज़ का उत्पादन किया जाता है यानी कि कृषि से संबंधित है, तो पौधों के साथ उस पर क्या किया जाता है? पुआल बिछा दिया जाता है। कोई पौधा लग गया, पौधा लगा दिए और उन पौधों के बीच बीच में जो ज़मीन बची है, भूमि शेष है, वहाँ पे पुआल बिछा देंगे। उससे क्या होगा? घास नहीं निकलेगी, पृथ्वी की नमी यानी कुछ भूमि की नमी बनी रहेगी, उर्वरता बनी रहेगी और कई प्रकार के खरपतवार यानी कीड़ों से भी हमारे पौधों की रक्षा करता है। तो यही विधि क्या है? हमारा क्या कहलाता है? मल्चिंग कहलाता है। यानी कि पौधों के बीच में जो पुआल बिछा दिया जाता है, आप इस तरह से समझिए नॉर्मली कि आप किसी अगर नर्सरी में जाते होंगे पेड़ पौधा लेने, जहाँ पर पेड़ पौधे मिलते होंगे दुकान पे, तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि वो जब एक जगह, या आप एजी वालों के, एजी के अगर स्टूडेंट को देखेंगे तो वो पौधे लगाते हैं तो उन क्या करते हैं? पॉलिथीन पहले बिछा देते हैं पूरी ब्लैक कलर की, और उस पॉलिथीन में जगह जगह कट लगाते हैं और जहाँ कट लगाते हैं वहाँ पौधा लगाते हैं, बाकी जगह वैसे प्लास्टिक को बिछी रहती है पॉलिथीन। वो क्या है? एक उसी तरह से आप ये वही क्या है? मल्चिंग है। यानी कि पुआल रहे, पुआल आप उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे, जो धान का कटने के बाद पुआल बचता है, जो पौधा रहता है उसका सूखा वाला, वो क्या करते हैं? बिछा देते हैं। वही हमारा क्या है? मल्चिंग है। उससे कीट पतंग से भी पौधे रक्षा होती है, हमारे नमी बनी रहती है, उर्वरता बनी रहती है और पौधे थोड़ा अच्छा विकास करते हैं मल्चिंग विधि से। तो ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। मिट्टी का निर्माण, मृदा संरक्षण, मृदा अपरदन, ऊपर से सभी। तो यहाँ आपका क्या है? मृदा संरक्षण से भी है कि ये आपका क्या है? कटाव भी रोकता है, साथ में आप कह सकते हैं कि मृदा की नमी को बनाए रखता है। तो ये मृदा संरक्षण का भी इससे कह सकते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन के लिए विधि है ये। 76 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग था? सहकारी खेती क्या है? सहकारी खेती क्या है दोस्तों, इसे समझते हैं। सहकारी खेती का मतलब ये है दोस्तों कि कई जगह ऐसे हैं विश्व में कि जहाँ पर ढेर सारे यानी कई किसान क्या करते हैं? मिल के खेती करते हैं। उसमें क्या होता है? लोग अपनी अपनी भूमि लेकर आते हैं, यानी कि भूमि को जो स्वामी जो उसका रहता है वो आपस में मिल जाते हैं।
हाँ, भूमि तो उन्हीं की रहेगी, जो जिसकी ज़मीन है वो उसी की ज़मीन रहेगी। बस ये है कि काम सब लोग अब मिलकर करेंगे उस भूमि पर। जो भी लागत लगेगी, मशीनरी है, दवाइयाँ हैं, अनाज है, बीज है, जो भी उसकी लागत लगेगी, दाम लगेगा, वो सारे लोग उसका भार उठाएंगे। सभी लोग मिलकर उस पर खर्च करेंगे। व्यय जो होगा सबका साथ में होगा। लाभ भी जो मिलेगा उसके उत्पादन के बाद उस भूमि से, उसके बराबर सबको बटेगा, यानी कि जैसा जिसकी स्वामित्व है भूमि पे। तो ये क्या है, एक तरह से सहकारी है। इसमें क्या होता है कि किसी को जोखिम नहीं उठाना पड़ता है, यानी कि भारत में जैसे कहा जाता है कृषि को जुआ बोला जाता है। क्यों जुआ बोला जाता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ अगर कृषक क्या करता है, जो उसके पास अनाज है, जो भी उसकी पूंजी है, वो बीज लाता है उससे, और वो क्या करता है अपने खेत में छींट देता है कि हमारा फसल उगेगी और हमें क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन भारत में बताया जाता है कि मानसून तो अनिश्चित है और भारत में मानसून पर निर्भर है हमारी कृषि। तो मानसून अगर टाइम से आ गए तब तो अच्छी बात है, नहीं आया तो जो घर का जो बीज डाले थे वो भी क्या होता है, खराब हो जाता है, चला जाता है। यानी कि मानसून में अनिश्चितता आ गई, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ आ गया, तो फसल खराब हो गई। तो एक तरह से ये निश्चित नहीं है कि हमारी फसल क्या हो, सुरक्षित मिल जाएगी। तो एक तरह से ये क्या है, जुआ है। लेकिन अगर सहकारी हो जाता है तो इसमें किसी एक ही कृषक के ऊपर इतना भार नहीं पड़ेगा, उसको पूरी लागत उसको खुद से सारी नहीं लगानी होगी, सब लोग मिलकर लगाएंगे, लाभ भी सबको बराबर बटेगा। और क्या होगा, भूमि का स्वामित्व तो वही रहेगा, यानी कि वो नहीं बटेगा, वो जिसका जो है वही रहेगा। तो इस तरह से सहकारी खेती में किया जाता है, यानी कि मिलकर लोग सामूहिक रूप से खेती करेंगे। तो यहाँ भी कई देशों में चलाया गया, जिसमें से ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, रूस, डेनमार्क, भारत, नीदरलैंड। तो सबसे ज़्यादा सफल पूछा है तो आपका यहाँ डेनमार्क में क्या हो जाएगा, सबसे सफल रहा है। तो आपसे इसका एक इंग्लिश वाले देख लें। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन है रसिया, डेनमार्क, इंडिया और नीदरलैंड। तो यहां इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेनमार्क। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन गन्ना का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना का पूछा है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। आपको बता दूं यहाँ उत्तर प्रदेश आपका क्या है, फर्स्ट नंबर पे है। सेकेंड नंबर पे आपका आएगा महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश होता है। और दूसरे नंबर पे कहाँ आ जाएगा, महाराष्ट्र। तो यहाँ आपका दूसरा पूछा है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, तो यहाँ आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो जो भारत में कुल गन्ना उत्पादन है उसका 36% क्या है, 36% क्या है उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है, और महाराष्ट्र में 32% उत्पादन होता है। किसका, गन्ना का। तो ये क्या हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया, और ये महाराष्ट्र का हो गया 32%। तो दूसरे नंबर पे ऑप्शन ए इसका राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा पूछा है। 78 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, इंग्लिश वाले एक बार देख लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अत्यधिक प्रदूषित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज हाईली पोल्यूटेड। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, बी यमुना, सी सतलज, डी गोदावरी। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत सुने होंगे, हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। क्या है इसका राइट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, यमुना। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किसके माध्यम से किया जाता है? मोस्ट ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड इज कॉल्ड थ्रू। ऑप्शन है भूमि और समुद्र, बी समुद्र और वायु, भूमि और वायु, और डी समुद्र। किसके थ्रू ज़्यादा विदेशी व्यापार भारत में किया जाता है? तो ऑप्शन है इंग्लिश वाले देख लें, लैंड एंड सी एंड एयर, लैंड एंड एयर, फोर्थ है सी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, समुद्र और वायु से। भारत आपको पता है 3 तरफ से महासागर से घिरा है, तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े बंदरगाह हैं। विशाखापट्टनम में कोची है, और उधर गुजरात का है, नाम नहीं याद आ रहा है, और आपका कई ऐसे हैं जो कि पारादीप है, फिर उधर कोलकाता में है, हल्दिया है। ये सब क्या है, बहुत फेमस क्या है, पोर्ट हार्बर हैं। अभी जैसे मैंने एक बताया था उसका, तो ये क्या है, फेमस है। तो यहाँ से क्या होता है, व्यापार में ज़्यादातर यूज किया जाता है, व्यापार के लिए किया जाता है। विदेशों में व्यापार होता है, यहाँ होता है, वहाँ व्यापार होता है। तो ये क्या हो गया, समुद्र मार्ग हो गया। वायुयान से भी होता है, तो ये क्या हो गया, समुद्र और वायु से भी माध्यम से क्या होता है, यहाँ पर विदेशी व्यापार होता है अधिकांशतः। 80 नंबर, दो देशों के बीच व्यापार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है
सॉरी एक बार इंग्लिश वाले ये वाला देख लीजिए, वाला क्वेश्चन 79 नंबर। द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज टर्म एज ऑप्शन, सॉरी हाँ 79 नंबर क्वेश्चन देखें, मोस्ट ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड इज कैरिड थ्रू, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी एंड एयर। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे, दो देशों के बीच व्यापार को क्या कहा जाता है? ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज टर्म एज, ऑप्शन है आंतरिक व्यापार, बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सी बाहरी व्यापार, डी स्थानांतरित व्यापार। तो इसका आप देखते ही कर दीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड। 81 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्ट? 1911, 1927, 1936, 1923। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 1923। तो 1923 में क्या हुआ था, पहला ब्रॉडकास्ट हुआ था कि इसका रेडियो का कार्यक्रम का प्रसारित किया गया था। और आपको बता दूं, ये जो बॉम्बे के रेडियो क्लब ने जून 2023 में भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1923। 1923 क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्वेश्चन लेक्चर 6 का। ये उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं, आप इसे अच्छे से पढ़े हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी क्लास में क्लियर हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको बताऊंगा पीछे की क्लास अगर मिस हुई है तो आप उसे जरूर देखिएगा, बड़ी मज़ेदार क्लासेस हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आए, कोई परेशानी दिक्कत ना हो। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपस में भी आप डिस्कशन कर लीजिएगा, लेकिन हाँ आपकी प्रिपरेशन से जुड़ी होनी चाहिए वो डिस्कशन। आप कमेंट बॉक्स में अपने आप में भी अपने डिस्कशन कर सकते हैं। कुछ डाउट है तो आपसे भी पूछिए, अगर मुझसे कुछ पूछना है, कुछ आपके डाउट हैं, कोई आपको परेशानी हो रही है तो आप उसे बताइए। कोई अगर आपका सुझाव है कि ये चीज़ ऐसे करना चाहिए तो उसके लिए भी आप ज़रूर सुना जाएगा आपकी बात को और आपका रिप्लाई भी ज़रूर किया जाएगा। तो ये सब बातें हैं। तो एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि दोस्तों जो CUET का एग्ज़ाम है, CUET ये 2023 में हो रहा है, इस बार भी 2022 में हुआ था। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, CUET 2022 की सीरीज मैंने चलाई थी इसी चैनल पर, जिसमें हम लोग 60+ लेक्चर वाली क्लासेस थी। 60+ क्या थी, लेक्चर वाली क्लासेस थी। किस लिए थी ये, जियोग्राफी के लिए थी। जियोग्राफी किस लिए थी, जो MA और MSc करना चाहते हैं, MSc करना चाहते थे, इंट्रेंस करना चाहते थे टॉप यूनिवर्सिटी के लिए, BHU हो गई, फिर आपका आ गया JNU हो गया, और भी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उनके लिए। तो यहाँ पर ये सीरीज़ चलाई गई थी, हज़ारों लोग इस सीरीज़ से जुड़े थे। CUET 2022 60+ ऑन मैक्स ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर ये क्लासेस थी, हज़ारों लोग जुड़े थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, सारे लेक्चर वाली क्लासेस थी, जिसमें से पहले हम लोग कुछ क्लाइमेटोलॉजी से क्लासेस किए थे, फिर जियोमॉर्फोलॉजी से क्लासेस किए थे, फिर ओशनोग्राफी से क्लासेस किए थे। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी से भी कुछ क्लासेस किए थे। यानी कि ये सारी लेक्चर वाली क्लासेस थी, एक एक टॉपिक को डीप में डिस्कशन किया गया था, अच्छी तरीके से समझाया गया था। और इसके अलावा ज्योग्राफिकल थॉट से, जियोग्राफिकल थॉट से भी हम लोग क्या किए थे, प्रिपरेशन किए थे। थॉट से भी प्रिपरेशन किए थे। इसके बाद जो क्वेश्चंस थे उन्हें भी देखे थे, MCQs भी सॉल्व किए थे, MCQs भी सॉल्व किए थे हम लोग अपनी इस सीरीज में। तो वहाँ आप जाएंगे, 60+ वहाँ पे क्लासेज हैं। इतने में आप कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते में ये सारी सीरीज आप कंप्लीट कर सकते हैं। 2022 वाली लेक्चर जरूर लेके चलिएगा। हाँ, उस सीरीज में हुआ क्या था, ये बोला गया था कि सर क्वेश्चन थोड़ा और करा दीजिए, तो लास्ट टाइम हो गया था तो टाइम नहीं मिल पाया था, लेकिन फिर भी हम लोग कई क्वेश्चन किए थे। तो इस बार मैंने सोचा है कि लेक्चर ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, ये जो चीज़ें हैं कुछ नया किया जाता है, थोड़ा लेवल और अपग्रेड किया जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये हो सके आपको लगे कि 2022 की सीरीज है, पुरानी सीरीज है, क्या करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये बात पता होगी कि ज्योग्राफी में सेम ही रहेगा। हाँ, सिलेबस जो है टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। जो अब नया वाला सिलेबस रहेगा, खुद से एक बार वेबसाइट पर जाकर, ऑफिशियल वेबसाइट जो CUET की जो एग्ज़ाम की है PG वालों की, वहाँ पर जाकर एक बार आप उसे जरूर कंफर्म कीजिएगा कि क्या सिलेबस में क्या नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये सब आप अपना कीजिएगा और ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी बोले कि ये पढ़िए वो पढ़िए, नहीं, आप खुद से ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर वो जानकारी खुद से लीजिएगा।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही है, आगे भी बने रहेंगे, कंटिन्यू बने रहेंगे। और आपसे आपके जीवन के ये कुछ जो एग्ज़ाम CUET 2023 का जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, आपका मैं रोज़ केवल 30 मिनट चाहता हूं आपके जीवन का, आपके इस दैनिक जीवन जो आपका है डेली का, उसमें से 30 मिनट आपका चाहता हूं कि आपकी प्रिपरेशन को और मैं अच्छा बेहतर बना सकूं, आपके साथ थोड़ा सहयोग कर सकूं। आप लोग मेरे साथ भी सहयोग दीजिएगा तो ज़रूर हम लोग कुछ बेहतर करेंगे। तो दोस्तों ये जो आपके जीवन का, दैनिक जीवन का 30 मिनट रहेगा, बहुत ही कारगर साबित होगा। बात मानिए बाई गॉड, मज़ा आ जाएगा। अगर लास्ट तक बने रहेंगे ना तो उसके बाद भी आपको फील होगा कि हाँ हम लोगों ने कुछ पढ़ा है। अगर वैसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो, लेकिन आपको अगर CUET के अलावा भी आप उसके बाद भी आप कहीं किसी एग्जाम में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हमने कुछ लेक्चर्स देखे हैं, ज्योग्राफी से बहुत ही मजबूत थोड़ा ताकत आई है। तो ये मान के चलिएगा कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। CUET चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आपको ये फ़ायदा करेगा। ये कॉमन चीज़ें हैं, ये आपको ज़रूर ज्योग्राफी में पढ़नी चाहिए ये चीज़ें जो है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी लग रही है। आगे की भी क्लास आपको ये स्क्रीन पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक दी है, सब चीज़ें आपको एक क्रम में दिया गया है कि आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैक्सअप नॉलेज पे आए हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल, PDF, एनिमेशंस, वीडियोज़, प्लेलिस्ट, ये वीडियो, वो वीडियो, सीरीज, ये सीरीज, इंडियन ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, थॉट ज्योग्राफिकल थॉट टेक्निक्स, जो भी चीज़ें हैं ये आपको यहीं पर बताई जाएंगी। ये आपकी प्रिपरेशन के लिए क्या होगा, एडिशनल जानकारी भी यही देगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को जानकारी अच्छी लग रही है। आते हैं नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ और इंटरेस्टिंग मज़ेदार क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।